आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपकेंद्री पंप के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है या अपकेंद्री पंप जो है उसको निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। पहला तो हम लोग उसका विभाजन कर सकते हैं वर्किंग हेड के आधार पर, अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड, कार्यकारी शीर्ष के आधार पर। दूसरा केसिंग के आधार पर या आवरण के आधार पर उसका हम लोग विभाजन कर सकते हैं, है ना। इम्पेलर में प्रवेश के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एंट्रेंस टू द इम्पेलर के आधार पर, है ना। इम्पेलर के प्रकार के आधार पर, है ना। स्तर या चरण के आधार पर भी इसको विभाजित किया जा सकता है। वेन या इम्पेलर में बने हुए वेन के शेप के आधार पर इसको विभाजित किया जा सकता है। और इसके अलावा शाफ्ट का पोजीशन कैसा है इसके आधार पर भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो विभाजन है वो है अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड या कार्यकारी शीर्ष के आधार पर। हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में कि वर्किंग शीर्ष क्या होता है ना। इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का 4 तरीके का शीर्ष होता है। उसमें से वर्किंग शीर्ष होता है मैनोमेट्रिक हेड, जिसके लिए कोई पंप कार्य करता है। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि पंप के द्वारा कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंचाया जाता है, ये वर्किंग या कार्यकारी शीर्ष होता है। तो इसके आधार पर 3 तरीके के पंप होते हैं। पहला पंप है लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना। न्यूनतम शीर्ष अपकेंद्री पंप, ऐसे पंप जिसका 15 मीटर से या 15 मीटर तक उसका हेड डेवलप कर सकता है, या यहाँ 15 मीटर की ऊंचाई तक ये काम कर सकता है। इसको हम लोग लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। 15 मीटर से अधिक और 45 मीटर से कम तक जो पंप कार्य कर सकता है वो मीडियम हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाता है, मध्यम शीर्ष सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और उच्चतम शीर्ष सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, 45 मीटर से अधिक तक के हेड या शीर्ष डेवलप कर सकता है या इस पर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार के सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं कार्यकारी शीर्ष के आधार पर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू केसिंग या आवरण के आधार पर। केसिंग क्या होता है हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। केसिंग इम्पेलर के चारों तरफ लगा हुआ एक एयर टाइट पैसेज होता है जो क्या करता है, फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसके आधार पर 3 तरीके के पंप क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, या बोल सकते हैं केसिंग 3 तरीके के यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो केसिंग यूज़ करते हैं वो है वॉल्यूट केसिंग या कुंडलित आवरण। वॉल्यूट केसिंग क्या होता है, स्पाइरल शेप में होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये स्पाइरल शेप में। ये जहाँ पे वाटर इनलेट करता है वो टंग कहलाता है, और आउटलेट जहाँ पे करता है डिलीवरी पाइप से कनेक्ट रहता है आउटलेट, है ना। तो टंग से लेकर डिलीवरी पाइप तक इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, और ये वॉल्यूट केसिंग क्या होता है, इसमें जो वेलोसिटी का फ्लो होता है वो हाई वेलोसिटी के फ्लूइड का जो फ्लो होता है हाई वेलोसिटी के साथ होता है। इसलिए यहाँ पे जो फ्लूइड का पूरा काइनेटिक एनर्जी है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वॉल्यूट केसिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये वॉल्यूट केसिंग होता है स्पाइरल शेप में। ठीक है, दूसरे तरीके का जो केसिंग है वो है वर्टेक्स केसिंग या भंवर आवरण। वर्टेक्स केसिंग में क्या होता है, जो इम्पेलर होता है और केसिंग होता है स्पाइरल केसिंग, उसके बीच में थोड़ा सा चैम्बर या खाली जगह रहता है जिसको हम लोग केसिंग चैम्बर बोलते हैं या वर्लपूल चैम्बर भी कहा जाता है। इस चैम्बर में क्या होता है, इम्पेलर से जो फ्लो होने वाली फ्लूइड है इस चैम्बर में कुछ समय तक ये वर्टेक्स फ्लो में रहता है, वर्टेक्स फ्लो के फॉर्म में बहते रहता है। तो इसी चैम्बर में क्या होता है, पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर ये केसिंग के थ्रू क्या होता है, डिलीवरी पाइप में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये इसमें काफ़ी टाइम मिल जाता है पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए इसकी इफ़िशेंसी क्या होती है वॉल्यूट केसिंग से ज़्यादा होती है। ठीक है, तीसरा जो आवरण होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो है डिफ्यूज़र केसिंग या केसिंग विथ गाइड ब्लेड।
गाइड ब्लेड के साथ साथ इसमें रहता है, जैसा कि हमने रिएक्शन टरबाइन में डिस्कस किया था, फ्रांसिस टरबाइन में, है ना। इम्पेलर के चारों तरफ इसमें गाइड वेन लगा रहता है जो स्टैटिक कंडीशन में रहता है, स्थिर अवस्था में, है ना। जब इम्पेलर से ये वाटर डिस्चार्ज होता है तो ये गाइड वेन के से बाहर आता है, गाइड वेन की सहायता से इसको बाहर केसिंग में फ्लो कराया जाता है ना। तो यहाँ पे गाइड वेन लगा रहता है केसिंग में, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये इम्पेलर है और इसके बाहर ये गाइड वेन लगा हुआ है, ठीक है। तो गाइड वेन में ही क्या होता है, यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफ्यूजर केसिंग भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें गाइड वेन की सहायता से ही इसमें काफ़ी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है इम्पेलर में प्रवेश द्वार या इनलेट के आधार पर दो तरीके से होता है। एक सिंगल सक्शन पंप, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये सक्शन पाइप है और ये इम्पेलर का इनलेट है। तो एक ही इनलेट रहता है इम्पेलर में, तो ये एकल सक्शन पंप है। अब जब डबल दोनों तरफ इम्पेलर का सक्शन हो, इधर भी इम्पेलर का सक्शन हो, इधर भी इम्पेलर सक्शन, दो पाइप से ये सक्शन करे पंप, तो ये कहलाता है, या दो इनलेट हो इम्पेलर में तो ये डबल सक्शन पंप कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा इम्पेलर के प्रकार के आधार पर भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इम्पेलर। तो इसके आधार पर तीन तरीके से होता है, या बोल सकते हैं कि तीन प्रकार के इम्पेलर होते हैं। इम्पेलर का क्या काम है, ये इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से शाफ्ट में कनेक्ट रहता है और शाफ्ट से इसको रोटेट किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर से, और ये मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता है वाटर को, ठीक है। तो तीन तरीके से इम्पेलर होता है। क्लोज इम्पेलर, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे ब्लेड या वेन के दोनों तरफ क्या होता है, ये प्लेट से ढका हुआ रहता है। तो इस तरीके के इम्पेलर को हम लोग बोलते हैं क्लोज इम्पेलर। देखिए ये ब्लेड है और दोनों तरफ एक प्लेट लगा हुआ है ना। ये कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील से बना होता है, ठीक है। दूसरा जो है सेमी ओपन इम्पेलर, अर्ध खुला इम्पेलर। यहाँ पे ब्लेड है दिख रहा है, ये ब्लेड है या वेन है, इसके एक ही तरफ प्लेट लगा हुआ है, एक तरफ नहीं लगा है, तो ये अर्ध खुला इम्पेलर कहलाता है। इसमें नंबर ऑफ वेन्स या ब्लेड जो होते हैं कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोज इम्पेलर, ठीक है। और तीसरा जो है ओपन इम्पेलर है। ओपन इम्पेलर में शाफ्ट के चारों तरफ ये ब्लेड लगा रहता है, इसमें कोई भी प्लेट कवर नहीं रहता, इसलिए इसको खुला हुआ इम्पेलर हम लोग कहते हैं। इसमें ब्लेड है, कोई प्लेट इसमें लगा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से तीन प्रकार के इम्पेलर होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। उसके बाद हम लोग जो स्तर है जिस पर सेंट्रीफ्यूगल काम करता है, चरण की संख्या के अनुसार दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, एकल स्तरीय सेंट्रीफ्यूगल पंप और बहुस्तरीय सेंट्रीफ्यूगल पंप। एकल सिंगल स्टेज में क्या होता है, केवल एक ही इम्पेलर होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक ही इम्पेलर होगा, एक शाफ्ट होगा, उससे फ्लूइड को पंप किया जाता है। लेकिन मल्टी स्टेज में क्या होता है, दो या दो से अधिक इम्पेलर लगे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए 5 इम्पेलर लगे हुए हैं और एक ही शाफ्ट पे है, एक ही केसिंग पे है। जरूरी नहीं है कि एक ही शाफ्ट हो या एक ही केसिंग हो, यहाँ पे अलग अलग शाफ्ट हो सकते हैं, अलग केसिंग भी हो सकता है, या सभी इम्पेलर एक ही शाफ्ट या एक ही केसिंग के अंदर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का पंप कहलाता है ना मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना, जिसमें दो या दो से अधिक इम्पेलर लगे हो एक ही शाफ्ट और एक ही केसिंग के अंदर, ठीक है। और सिंगल स्टेज में क्या होता है, एक ही इम्पेलर होता है जिसकी सहायता से वाटर को पंप किया जाता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वेन के टाइप के आधार पर, है ना, यहाँ से वेन के आकार के आधार पर वेन या ब्लेड लगा जो रहता है, ये इम्पेलर में ब्लेड लगे होते हैं। तो तीन प्रकार के ब्लेड हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है कर्व फॉरवर्ड वेन्स या वक्राकार फॉरवर्ड वेन, है ना। इसमें जो ब्लेड होते हैं कर्व शेप में होंगे, इसमें जो ब्लेड होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं। और कर्व शेप में कैसे रहते हैं, जिस डायरेक्शन में इम्पेलर रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में ही कर्व शेप में रहता है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है सेकेंड वाला डायग्राम,
इस तरीके से कर्व है, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है मान लो इम्पेलर, तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में ये कर्व रहता है, तो ये फॉरवर्ड कर्व वेन कहलाता है। दूसरा है रेडियल वेन्स, है ना। इसमें क्या होता है, सीधा सीधा स्ट्रेट रहता है, जैसा कि आपको पहले डायग्राम में दिख रहा है ना। ये आपका कहलाता है रेडियल वेन, है ना, इम्पेलर। और तीसरा है कर्व बैकवर्ड वेन। इसमें आप देखिए जिस डायरेक्शन में इम्पेलर रोटेट करता है उसके विपरीत डायरेक्शन में ये कर्व रहता है, तो ये कहलाता है कर्व बैकवर्ड वेन, है ना। तीसरा डायग्राम आपको दिख रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है, और कर्व क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी के 3 प्रकार के ये वेन लगे होते हैं, है ना। इसमें फॉरवर्ड वेन का एफिशिएंसी सबसे कम 75%, है ना, और सबसे अधिक एफिशिएंसी होता है बैकवर्ड वेन का 85 से 90%। इसलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में कर्व बैकवर्ड वेन का ही यूज़ करते हैं। रेडियल वेन का एफिशिएंसी 80 से 85% तक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है शाफ्ट की स्थिति के अनुसार। इसके अनुसार हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पंप क्षैतिज पंप और दूसरा वर्टिकल पंप ऊर्ध्वाधर पंप, है ना। सिंपल सी बात है, जब इम्पेलर का शाफ्ट क्या हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पंप कहते हैं, और जब इम्पेलर का शाफ्ट वर्टिकल डायरेक्शन में हो, ऊर्ध्वाधर हो, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर पंप कहते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।